अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल के दौरान सामाजिक स्थिति का परीक्षण करें। एग्जामिन द सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम अपना जो अप्रोच है वो डायरेक्ट रखने वाले हैं। क्वेश्चन में बताना है कि राजपूत काल का समाज या सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो राजपूत काल की सामाजिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहली चीज वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जाति व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन राजपूत काल तक वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और शूद्रों की स्थिति कुछ सुधार हुआ। शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। दूसरा, परिवार की अगर हम बात करें, पितृसत्तात्मक, परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। जो पुरुष होता था वो परिवार का मुखिया होता था और सारे महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के पुरुष मुखिया द्वारा लिए जाते थे। स्त्रियों की स्थिति की बात करें, स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्त्रियों की स्थिति उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, और वो ज्यादातर जो सामाजिक कुरीतियां चलती थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब कुरीतियों से ग्रसित थी। ठीक है, समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा में भेदभाव था, हर तरीके से भेदभाव था। पुरुष स्त्री की बात करें तो स्त्रियों को कम शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जो निम्न वर्ण था, निम्न वर्ण को शिक्षा के अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो राजपूत काल की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है और डायरेक्टली हमें इसका आंसर करना है। बस कोशिश करेंगे कि कैटेगराइज कर दिया जाए। कैसे कि जैसे अगर हम राजपूत कालीन सामाजिक स्थिति बता रहे हैं तो एक हमने जो हेडिंग है एक कैटेगरी दे दी कि समाज में क्या व्यवस्था थी, समाज क्या था, कैसा था। उसके बाद परिवार कैसा था। ठीक है, उसके बाद स्त्रियों की क्या स्थिति थी। ठीक है, दास प्रथा की, शिक्षा के संबंध में क्या स्थिति थी। तो हम कैटेगराइज कर दे अगर अपने आंसर को तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाई देगा। ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर एकदम सिंपल नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है उनमें दिया जाना है, लेकिन थोड़ा सा कैटेगराइजेशन इसको और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2.9, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत को ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता प्रदान की। ठीक है, तो इस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। अब कीवर्ड पे चले कि इवैल्यूएट, मूल्यांकन। ठीक है, इवैल्यूएट करना है हमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो अब मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? जब भी मूल्यांकन वाली चीज अगर हमारे सामने आती है कि किसी भी एक टॉपिक का किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप दोनों साइड्स किसी भी टॉपिक के देखने वाले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो किसी भी चीज का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन में हम उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी देखते हैं और हम उसके नेगेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हमें इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए हमें इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी देखने हैं, किससे क्या अच्छा हुआ, और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, इसका जो नकारात्मक पक्ष है वो भी देखना है कि इससे क्या खराब चीजें हुई है। तो पहले अगर हम बात करें सकारात्मक
पक्ष की कि सकारात्मक क्या भूमिका निभाई इसने। तो सबसे बड़ी पहली और बड़ी चीज कि इससे भारत में औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया और भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक, दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। वैसे इसमें भारत और पाकिस्तान मतलब भारत के विभाजन की बात है, लेकिन स्टिल स्वतंत्र डोमिनियन बने, ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता मिल गई। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम मान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र रूप से स्थापित राष्ट्र के रूप में बने। ठीक है, भारत को अपना संविधान खुद बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, अपने संविधान का निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ और शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई। अब नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि नकारात्मक पक्ष क्या थे। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं पूरा पूरा हम वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। 60 वर्ड्स में हमें बताना है, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने उठा लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अपने आंसर में डाल दिए। अब कुछ पॉइंट्स हम इसके नकारात्मक पक्ष में डालेंगे ताकि शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हम पूरे आंसर के डायमेंशन को उसमें कवर कर लें। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष क्या था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष क्या था। विभाजन और उसके दौरान हुए दंगे। अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो कर दिया, स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन सिस्टमैटिक वे और विभाजन भी कर दिया भारत का, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से विभाजन को इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, इसकी वजह से जो कम्युनल जो दंगे हैं वो भड़के, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में बड़े स्तर पर दंगे हुए। ठीक है, तो उससे जो त्रासदी हुई वो सबसे बड़ा जो नकारात्मक पक्ष था इस अधिनियम का था कि इसने भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया और साथ में केवल दो भागों में ही नहीं, दो कम्युनिटीज को भी आपस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जिसके कारण बड़े स्तर पर दंगे हुए। दूसरी चीज, अब भारत और पाकिस्तान का तो विभाजन हो गया, लेकिन उस समय पे भारत में बहुत सारी रियासतें भी थी जो कि राजाओं के अधीन थी। तो इस विभाजन के बाद ये असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब रियासतें कहां जाए, और अंग्रेजों ने उनको क्या अधिकार दिया कि या तो वो भारत में शामिल हो सकती है, या वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या स्वतंत्र रह सकती है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था इस अधिनियम का, कि इस बात से कि रियासतें या तो भारत या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रह सकती है। तो मतलब भारत के दो नहीं, बहुत सारे मल्टीपल टुकड़े कर दिए हैं इस जो प्रोविजन ने। ठीक है, इस प्रोविजन ने भारत के मल्टीपल टुकड़े कर दिए। तो उन रियासतों के साथ को एकीकृत करना, उन रियासतों के साथ बात करना, कोऑपरेट करने के लिए उनको मनाना और उनको भारत में शामिल करना, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में इस अधिनियम के बाद देखने को मिला। ठीक है, और प्लस क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ये अधिनियम था, लेकिन ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय जनता की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। तो जो प्रोविजन इसमें दिए गए थे, जो प्रावधान इसमें दिए गए थे, जो कि भारत पर लागू होने वाले हैं, लेकिन उनको बनाने में भारतीय जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट इवैल्यूएशन हमारे क्वेश्चन का, जो कि 60 वर्ड में हम कवर कर पाएंगे कि
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को हमें इवेल्युएट करना है, तो कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हमें डिस्कस कर लेने हैं। पॉजिटिव में अगर देखें तो भारत स्वतंत्र हो गया, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बन गए, ठीक है, और साथ में भारत को अपने संविधान के निर्माण का अधिकार मिला, शासन का अधिकार मिला। लेकिन अगर नेगेटिव मुद्दों की बात करें, नेगेटिव बिंदुओं की बात करें, तो भारत का विभाजन, दंगे, बड़े स्तर पर त्रासदी, ठीक है, भारतीय जो ये कानून निर्माण था, जो प्रावधान निर्माण था, जो भारत पर लागू होने वाला था, इसको बनाने में भारतीय जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। देसी रियासतों का मुद्दा कि देसी रियासतें कहां जाएंगी, और अगर वो स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती है तो भारत के दो नहीं कितने ही टुकड़े हो जाएंगे, सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनका कैसे भारत में एकीकरण करना है, ये इसके कुछ नकारात्मक बिंदु थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे आंसर का इवैल्यूएशन, पूरे क्वेश्चन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.10। शाहजहां बेगम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदानों और प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड मेजर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां बेगम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली शाहजहां बेगम के शासनकाल के दौरान जो जो भी उपलब्धियां हुई, अचीवमेंट्स हुई, उन्हें डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ इवेल्युएट नहीं करना, यहाँ पे आलोचना नहीं करनी, मूल्यांकन नहीं करना, विश्लेषण नहीं करना, सिंपली डिस्कस करना है, बताना है उसके बारे में कि शाहजहां बेगम के शासनकाल में कौन कौन सी जो प्रमुख उपलब्धियां रही है, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए, ठीक है। तो शाहजहां बेगम कौन थी, भोपाल रियासत की तीसरी महिला शासिका, ठीक है। तीसरी महिला शासिका कौन थी, शाहजहां बेगम, भोपाल रियासत की। इनकी माता का नाम था सिकंदर बेगम, ठीक है। भोपाल रियासत की तीसरी महिला शासिका थी शाहजहां बेगम, इनकी माता थी सिकंदर बेगम। अगर इनके शासन काल की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो पॉइंट वाइज हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। इन्होंने पूरे राज्य को 4 जिलों में बांटा, राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, पूरे राज्य को 4 जिलों में बांटा, राज्य की राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, ठीक है। भोपाल रियासत का मानचित्रण करवाया, मतलब मैपिंग कराई, पूरी भोपाल रियासत का मानचित्र तैयार करवाया, ठीक है। इन्होंने भोपाल की पहली जनगणना करवाई, पहली जनगणना करवाई। किसने, शाहजहां बेगम ने भोपाल की पहली जनगणना करवाई, ठीक है। और रेलवे लाइन का निर्माण किया, रेलवे लाइन का निर्माण किया, भोपाल से इटारसी रेलवे लाइन का, ठीक है। भोपाल से इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण किया। इसके अलावा ताज उल मस्जिद बनवाई, ताज उल मस्जिद का निर्माण किया, ठीक है। तो इस तरह से और भी कुछ चीजें अगर है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली पॉइंटर्स में हमने, डायरेक्टली पॉइंट्स में हमने यहां पे अपने आंसर को लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमें शाहजहां बेगम की जो प्रमुख अचीवमेंट्स है उनको यहाँ डिस्कस करना। तो डिस्कशन का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो बता दिया, जो पॉइंट्स है कि क्या क्या अचीवमेंट्स उनकी थी उन्हें यहाँ पे अपने आंसर में लिख दिया, ठीक है।